हैं कि इसी युग में समानांतर उनके ही मित्र सैमुअल टेलर कॉलरिज भी आए और उन्होंने वैसे वर्ड्सवर्थ बड़े कवि हैं, कॉलरिज भी एक बहुत बड़े कवि है, लेकिन कवि के साथ साथ वो बहुत बड़े आलोचक भी है। कॉलरिज के व्यक्तित्व में हम देखते हैं कि कवि, समीक्षक और दार्शनिक, इन तीनों का समन्वय हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज, उनकी तस्वीर, इंग्लैंड के डेवनशायर में उनका जन्म हुआ और उनका समय जो है वो 1772 से 1834 का रहा है। एक धार्मिक परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिताश्री बहुत बड़े पादरी थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी पादरी बने, लेकिन कॉलरिज जो है वो शुरू से ही घुमक्कड़ इधर उधर घूमते रहे। उनके जीवन पर या उनके साहित्य पर ये सारी घूमने की प्रवृत्ति का जो है वो बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। आगे चलकर उन्होंने जो ग्रंथ लिखा, खास करके कवि के तौर पर तो वो प्रसिद्ध हुए ही हुए, लेकिन जो महत्वपूर्ण इनका योगदान है पश्चिमी काव्यशास्त्र में वो है बायोग्राफिया लिटरेरिया। उनका बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है और इस ग्रंथ के जरिए उन्होंने एक नया सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र को दिया और वो जो नया सिद्धांत था वो है कल्पना सिद्धांत। हम जानते हैं कि ये तीनों का इनके व्यक्तित्व में जो समन्वय है उसकी बात है। आप देख रहे हैं वो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की कविताओं का एक पूरा का पूरा म्यूज़ियम जो है इंग्लैंड में, उसको मैंने यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है। कल्पना सिद्धांत जो है उनके द्वारा, कॉलरिज के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण योगदान पाश्चात्य काव्यशास्त्र को। कल्पना को हम कविता की प्रेरणा शक्ति के रूप में या प्रेरक तत्व के रूप में सदियों से हम मानते आए थे। एक मान्यता ऐसी थी कि भाई एक विवाद है कि भाई कल्पना ईश्वर द्वारा मिली हुई शक्ति होती है या फिर हम इसको अनुभव से प्राप्त करते हैं। तो अधिकांश विद्वान ये मानते हैं या मानते थे तब तक कि भाई कल्पना जो है वो अनुभव से प्राप्त शक्ति होती है, क्योंकि इनका तर्क ऐसा था कि जिस चीज़ का हमें अनुभव होता है उसी चीज़ की हम कल्पना कर सकते हैं, उसी के बिंब हमारे मन में उभरते हैं, हमारी कल्पना में उभरते हैं। इस पृष्ठभूमि में कॉलरिज जो है कल्पना शक्ति पर वो विचार करना शुरू करते हैं और सबसे पहली बात जो वो रखते हैं वो ये कि कल्पना जो है वो अनुभव से प्राप्त शक्ति नहीं है, बल्कि कल्पना ईश्वर से मिली हुई शक्ति है और इसका गुण है सृजन। कल्पना को वो समन्वयकारिणी शक्ति के रूप में देखते हैं। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इनके द्वारा दिया गया मत है। वो ऐसा कहते हैं कि कल्पना जो है वो हमारी जो आत्मा है, हमारी जो आत्म तत्व है और जो बाह्य तत्व है, प्रकृति है, उन दोनों का समन्वय करने का काम करती है। आगे चलकर कल्पना के वो दो प्रकार फिर बहुत यानी गहराई से उन्होंने कल्पना पर विचार किया है। वो कल्पना के दो प्रकार बताते हैं, मुख्य कल्पना प्राइमरी इमेजिनेशन और गौण कल्पना सेकेंडरी इमेजिनेशन। मुख्य कल्पना वो ऐसा मानते हैं उन दोनों में अंतर जो है, दोनों में दो अंतर है, फ़र्क जो है वो गुण का नहीं है, केवल परिमाण का है। यानी कि परिमाण को लेकर किसी में, यानी कल्पना तो हर कोई में होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें गौण कल्पना भी होती है, ऐसा वो कहते हैं। यानी खास करके उन्होंने ये कहा कि मुख्य कल्पना जो है वो सर्व सामान्य में होती है, हर व्यक्ति में मुख्य कल्पना होती है, प्राइमरी इमेजिनेशन सब में होती है, लेकिन कुछ लोग जो है उस कल्पना शक्ति को ज़्यादा निखारते हैं और ऐसे जो निखारने वाले लोग होते हैं वो कलाकार या दार्शनिक होते हैं और उनमें गौण कल्पना होती है। वो खास करके कल्पना, मुख्य कल्पना का संबंध जो है वो समझ से जोड़ते हैं और गौण कल्पना का संबंध जो है वो तर्क से जोड़ते हैं और इन दोनों की तुलना में वो गौण कल्पना को ज़्यादा उच्च या ज़्यादा अच्छा मानते हैं। आगे चलकर वो ललित कल्पना पर भी बात करते हैं। बड़े विस्तार से उन्होंने ललित कल्पना या फैंसी पर अपनी बात रखी है और ख़ास करके कल्पना और ललित कल्पना दोनों को अलग दिखाना, ये भी उनका अपना मौलिक योगदान है। ललित कल्पना को वो ज़्यादा महत्व नहीं देते, ललित कल्पना को वो मात्र एक तरह से एक कहते हैं स्मृति का एक मात्र रूप है वो, और इसको खास करके पुनः प्रस्तुति के रूप में वो देखते हैं। तो कल्पना शक्ति पर ये जो विवेचन है उनका, कॉलरिज का, ये पश्चिम जगत में एक बहुत बड़ा विवेचन माना जाता है, इसका एक अपना अलग महत्व है। हमारे पास
समय की मर्यादा है, इसलिए हम बहुत गहराई में जाकर इन सारी चीज़ों पर बात नहीं कर सकते। लेकिन कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के बाद जो स्वच्छंदतावादी विचारधारा शुरू हुई, आगे चलकर फिर हम देखते हैं कि पश्चिमी काव्य जगत में या काव्य शास्त्र के क्षेत्र में हम ये देखते हैं कि एक नए फिर एक आलोचक आते हैं, नए समीक्षक आते हैं, मैथ्यू आर्नल्ड, जिनका समय है 1822 से लेकर 1888 तक का। और इस विद्वान ने आकर फिर एक तरह से अभिजात्यवाद को फिर से, वो जो आत्मनिष्ठा थी उसका विरोध करते हुए फिर से वस्तुनिष्ठता पर बल दिया और एक तरह से अभिजात्यवाद की नए सिरे से व्याख्या की उन्होंने, जीवन के साथ उसको जोड़ा। बीच में जो कला के लिए पूरा का पूरा दृष्टिकोण जो चल पड़ा था उसका विरोध करते हुए आगे चलकर इस दिशा को आगे बढ़ाने वाले आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, बहुत बड़े समीक्षक, नई समीक्षा के प्रसिद्ध समीक्षक, और अंग्रेजी समीक्षा शास्त्र में उनका एक अपना अलग महत्व है। हमारा आशय जो है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक मोटे तौर पर विकास दिखा देना था। गहराई से हम बात नहीं कर सके हैं समय का अभाव होने के कारण, लेकिन अब हमारे पास एक तीसरे विद्वान उपस्थित हैं। आज हमारे साथ गुजरात आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के हिंदी के अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला भी उपस्थित हैं। तो अब आप लोगों के सामने खास करके पश्चिमी काव्य शास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली एक विचारधारा है कार्ल मार्क्स की विचारधारा, और जिसने मतलब पूरे विश्व को प्रभावित किया है, विश्व के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया है। आज भी हमारे साहित्य में, हिंदी के साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव देखा जाता है। तो ऐसी जो मार्क्सवादी विचारधारा है, इस पर कुछ बात आप लोगों के सामने रखेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला जी से। धन्यवाद नियाज भाई। जैसा कि आपने कहा, मार्क्सवादी विचारधारा, ये चिंतन सुस्पष्ट और विराट है। वास्तव में ये जो कार्ल मार्क्स हैं, 5 मई 1818 में उनका जन्म होता है और उनका परिवार पहले यहूदियों का धर्मगुरु था और फिर कालांतर में वो लोग धर्मांतरण करते हैं और ईसाई धर्म अंगीकार करते हैं 1828 में। तो इस तरह से देखें तो कार्ल मार्क्स का परिवार एक तरह से क्रांतिकारी था और यह क्रांतिकारी भावना बालक कार्ल मार्क्स पर भी स्पष्ट रूप से पड़ी दिखाई देती है। भरत भाई ने जैसे प्लेटो की बात से शुरुआत की थी, तो कार्ल मार्क्स भी ये प्लेटो से कहीं न कहीं जुड़ते हैं। समूची काव्य श्रृंखला की जो बात करें तो जो कार्ल मार्क्स का जो 4-5 सिद्धांतों के आगे बात करेंगे तो मैं प्लेटो को लूँ तो प्लेटो ने ऐसा कहा कि कोई भी ऐसा नगर जो छोटा सा छोटा नगर हो, वो 2 भागों में विभाजित होता है। एक जगह गरीब वर्ग के लोग रहते हैं और दूसरी जगह अमीर वर्ग के लोग रहते हैं, और इन दोनों वर्गों के बीच सतत संघर्ष चलता रहता है। तो ये संघर्ष की बात प्लेटो ने वर्षों पहले कही थी, वो कार्ल मार्क्स अपने ढंग से कहते हैं। यहाँ पर समय का अभाव होने के कारण मैं विशिष्ट गहराई में नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ बातों की चर्चा मैं अवश्य करना चाहूँगा। कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म की बात है, वर्ग संघर्ष की बात है और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की बात है और ऐतिहासिक भौतिकवाद, इन 4 सिद्धांतों में से अगर पहले पर हम बात करें यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करें, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के लिए मार्क्स जो हैं हीगल और फायरबाख के आभारी हैं, क्योंकि मार्क्स से पहले हीगल ने द्वंद्वात्मकता की बात कही थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या मार्क्स ने सीधा फायरबाख या हीगल से बात उठा ली है। तो जहाँ तक ये बात है कि हीगल आइडिया जगत पर अपने विचार को लागू करता है, भाव जगत पर, विचार जगत पर अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जब कोई एक विचार जन्म लेता है तो ठीक उसके समानांतर एक दूसरा विचार भी जन्म लेता है, यानी सत्य का जन्म होता है, ठीक उसके साथ असत्य का भी जन्म होता है, और इन दोनों में लगभग समानांतरता तो होती है लेकिन अंदर में संघर्ष चलता रहता है। तो कालांतर में जाकर के उनमें एक नई स्थिति पैदा होती है। और हीगल ने भी यही बात कही, जो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की बात। तो यह बात कार्ल मार्क्स ज्यों का त्यों तो रखते हैं, लेकिन वो इसे आइडिया जगत पर लागू नहीं करते हैं, वो इसे भौतिक जगत पर लागू करते हैं, यानी मैटर को। क्योंकि कार्ल मार्क्स अनिश्वरवादी थे और आत्मा और ईश्वर में उनका कोई विश्वास नहीं था।
वो मानते थे कि इस भौतिक जगत का निर्माण करने वाला कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि ये मैटर ही है, यानी मैटर ही, ये जड़ जगत जो है यही सब सत्य है जो इंद्रियों से देखा जा सके, जिसका हम अनुभव कर सकें, जैसे ईंट है, इमारत है वगैरह वगैरह। तो जो इसको हम देख सकते हैं यही जड़ जगत, भौतिक जगत यही मुख्य है, ईश्वर या आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात आती है कि भौतिकतावाद की बात, तो फायरबाख भौतिकतावाद की बात कर चुके थे, लेकिन उनके यहाँ जो भौतिकतावाद है वो यांत्रिक है, गत्यात्मक नहीं है। तो यहाँ पर भी अपने ढंग से कार्ल मार्क्स परिवर्तन करते हैं। तो द्वंद्वात्मकता जो है और भौतिकतावाद है। हीगल के यहाँ जो द्वंद्वात्मकता है वो आदर्शवाद कल्पना पर टिका हुआ है, जबकि मार्क्सवाद का जो की द्वंद्वात्मकता है वो यथार्थवाद पर टिका हुआ है। फायरबाख का जो भौतिकवाद है वो पूर्ण रूप से यांत्रिक है, और यहाँ पर यानी मार्क्स में ये पूर्ण रूप से यांत्रिक न होकर के गत्यात्मक है। मार्क्सवाद ऐसा मानता है कि जगत में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सतत परिवर्तनशील ना हो, अर्थात उसमें सतत परिवर्तनशीलता रहती है। जैसे कि कोई इमारत है आज बनी हुई है, ईंट है, वो छोटे छोटे अणुओं से बनी हुई है, ये अणु इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए हैं और इनमें सतत परिवर्तन होते रहते हैं। इस बात को समझाने के लिए उनके मित्र यानी कार्ल मार्क्स के मित्र जो फ्रेडरिक एंगल्स हैं वो व्याख्या करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि कार्ल मार्क्स एक सिद्धांत निर्माता के रूप में सामने आते हैं, और उनके जो मित्र हैं यानी ये फ्रेडरिक एंगल्स वो व्याख्याता के रूप में और प्रचारक के रूप में आते हैं। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि एक गेहूँ की बात उन्होंने किया। गेहूँ का जो बीज है या गेहूँ जो है वो थीसिस है, वो वाद है, और जब वो बोया जाता है खेत में और वो अपने अंतर विरोधों के कारण नष्ट हो जाता है, और अंतर विरोधों के कारण नष्ट हो जाने के बाद वो अंकुरित रूप उसका होता है, अंकुर निकलता है। तो अंकुरित हुआ बीज जो है वो एंटीथीसिस है, और फिर बाद में वो पल्लवित होता है, उसमें फिर से बालियाँ आती हैं और बाली पककर फिर से गेहूँ में तब्दील हो जाती हैं। तो ये जो पका हुआ गेहूँ तैयार है वो उनका सिंथेसिस है, यानी थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की प्रक्रिया चलती है। कार्ल मार्क्स ने पहले भी कहा था कि कोई भी चीज़ चाहे जितना कड़ा हो तो उसमें मुलायमियत होगी, जैसे कि लोहा है अपने मुलायमियत के कारण टूट जाता है, विद्युत है उसमें धन और ऋण प्रवाह होता है। तो कार्ल मार्क्स की बात करते हुए हम लेनिन की बात करें, चर्निशेव्स्की की बात करें या मैक्सिम गोर्की की बात करें, तो जैसे कि चर्निशेव्स्की ने कहा था कि मनुष्य की जो सुंदरता है वो देह की सुंदरता नहीं होती, बल्कि वह सुंदरता कसी हुई होनी चाहिए, गठित होनी चाहिए। और इस बात को निराला अपने कविता में वह तोड़ती पत्थर में लेकर के आते हैं। चेरनीशेव्स्की की बात साहित्य में जो लेनिन कहते हैं कि साहित्य सर्वहारा का हथियार है, या इस प्रकार की जो बात मार्क्सवादी कहते हैं वो हिंदी साहित्य में भी लागू होती है। कहने का तात्पर्य है कि मार्क्सवादी साहित्य जो परंपरागत था, यानी प्लेटो से लेकर के, जैसा नियाज भाई ने कहा कि वो आते हैं वर्ड्सवर्थ तक की, तो कार्ल मार्क्स अलग से अपनी ढंग की बात इसलिए करता है क्योंकि कार्ल मार्क्स की जो आर्थिक स्थितियां थी वो इतनी दयनीय थी। आप देखिए कि वह 1852 में उसकी छोटी बेटी का देहांत होता है और उसके पास कफन के भी पैसे नहीं होते, पड़ोसियों के द्वारा वो कफन का बंदोबस्त किया जाता है। तो उसका जो मूल बात है वो अर्थ को रख कर के अपनी बात करते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि कार्ल मार्क्स ने साहित्य को केंद्र में रखकर कोई बात नहीं कही, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, न्याय दर्शन को केंद्र में रखकर सारी बात कही, और ये सारी बातें कहीं न कहीं हमारे साहित्य से भी जुड़ती हैं। तो कार्ल मार्क्स की जो बातें आती हैं वो आप देखिए कि जैसे त्रिलोचन आते हैं और वो कहते हैं कि धूप सुंदर या वो दोनों मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी, तो ये सुंदरता की बात आती है। या दिनकर की जो बात आती है कि सोनों को मिलता दूध भात, तो ये हमारे भारतीय साहित्य में कार्ल मार्क्स की जो परंपरा है वो किस प्रकार से आती है, क्योंकि ये बहुत अहम बात बन जाती है कि कार्ल मार्क्स वर्षों बाद भी अब सिर्फ चीन या रूस में नहीं, वो अमेरिका, इंग्लैंड और भारत जैसे समस्त विश्व में फैल चुके हैं। तो कार्ल मार्क्स की जो ये बात आती है कि द्वंद्वात्मकता की, तो वो इस प्रकार ही आगे चल कर के वो कहते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करते हैं, यानी इतिहास में जो भी कुछ परिवर्तन हुआ है वह मात्र और मात्र अर्थ के कारण हुआ है। उसमें अर्थ एक महत्वपूर्ण परिबल रहा है। जैसे कि शुरू में शिकारी युग रहा,
बाद में वहाँ पर देखिए तो धीमे धीमे विकास होता है। शिकारी युग से लोग धीमे धीमे यांत्रिक युग में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन शिकारी युग और कृषि यांत्रिक युग में आने से पहले कृषि युग आता है। तो कृषि युग एक ऐसा समय है जब लोग साथ में रहते हैं, शिकारी युग में भी साथ में रहते हैं और कृषि युग में भी। लेकिन आगे चल कर के यांत्रिक युग में लोग अकेले हो जाते हैं। जो सामूहिक भावना होनी चाहिए वो खत्म हो जाती है। मार्क्सवादी सिद्धांत सामूहिक भावना पर बल देता है। या आगे चलकर तीसरी जो उनकी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आता है, जो प्लेटो ने कहा था, ठीक उसको प्योरीफाई करके और एनलॉट करके मार्क्स ने कहा कि समाज में हमेशा दो वर्ग रहते हैं, एक गरीब वर्ग, एक अमीर वर्ग, एक शोषित वर्ग, एक शोषक वर्ग। और ये शोषक वर्ग जो है हमेशा यह चाहता है कि इनका शोषण किया जाए। जैसे कि वो कुछ हथियारों का प्रयोग करता है तो उसमें एक हथियार धर्म को अपनाता है, क्योंकि मार्क्सवाद ये मानता है कि धर्म जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, मनुष्य की कल्पना की उपज है। अगर मनुष्य ये सोच ले कि उसके दुख का कारण क्या है तो समझ में आएगा। आप कफन कहानी पढ़िए, और जब माधव कहता है अपनी पत्नी के बारे में कि पिताजी वो तो मर गई है, वो तो स्वर्ग में जाएगी, बैकुंठ की रानी बनेगी, और उसके पिता जो अनुभवी भी हैं और कहते हैं, घीसू कहता है कि हाँ वो नहीं जाएंगे तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो अमीरों ये जो अमीर जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पापों को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं। तो आप देखिए कि घीसू और माधव जो सामान्य वर्ग का सरभारा का प्रतीक है, वो किस तरह से मानते हैं कि यह इस जगत में नहीं, अपना सुख किसी और जगत में नहीं, स्वर्ग में छिपा हुआ है। यानी कार्ल मार्क्स इस पर एक